वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज विद्यालय नेतृत्व संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हूँ और यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दीक्षा पोर्टल पर ये उपलब्ध है। इसका प्रशिक्षण भी करना आवश्यक है और ये 31 मार्च तक ही होना है। यदि आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार की जानकारी से भरी हुई वीडियो को देख सकें तो इसके लिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण। विद्यालय नेतृत्वकर्ता की बहु भूमिकाएं एवं दायित्व और इसके लिए ट्रेनिंग आउटकम क्या है। इस प्रशिक्षण के द्वारा आप सक्षम होंगे एक नेतृत्वकर्ता की 7 अपेक्षित भूमिकाओं और दायित्व को समझने में। इन 7 अपेक्षित भूमिकाओं और दायित्वों को निम्न चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए चित्र बना हुआ है। विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व, स्वयं का विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दल का निर्माण एवं नेतृत्व, नवाचारों का नेतृत्व, साझेदारी का नेतृत्व। इसके बाद देखिए विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण। आप में दृष्टिकोण परिवर्तन स्वयं में होगा, परिवर्तन, फिर परिवर्तन, संस्था, बदलाव के लिए प्रयासरत। ऊपर के चित्र से समझ गए होंगे कि स्वयं से लेकर परिवर्तित या पहले से बेहतर संस्थान के बीच मार्ग का प्रथम पड़ाव दृष्टिकोण में परिवर्तन है। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक करते ही आपको अन्य समस्याएं छोटी लगने लगेंगी और आप अपने स्तर पर उन समस्याओं का हल खोजेंगे। समस्या समाधान के लिए स्वयं में क्या सुधार ला सकते हैं, इस पर कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ अपने दायित्वों को, दृष्टिकोण को भी सकारात्मक रखने का प्रयास करेंगे व प्रोत्साहित होंगे। इस प्रकार आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे जो कि एक परिवर्तित संस्थान के रूप में आपको प्राप्त होगा। अतः हम व्यवस्था को देखें, समझें और उसमें व्याप्त कमियों के लिए राज्य या केंद्र सरकार को पर दोष न मढ़े बल्कि दूसरा रास्ता देखें कि हम क्या और कैसे कर सकते हैं। यही सकारात्मक दृष्टिकोण है। एक सफल नेतृत्वकर्ता को सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण का होना चाहिए। एक नेतृत्वकर्ता को कुछ न कुछ संभावनाएं तलाश लेनी चाहिए। इसी स्वयं में तथा परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको मैं नहीं कर सकती हूँ से लेकर मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ तक पहुँचाता है। यह दृष्टिकोण हमेशा ही आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। इससे आपको अपने विद्यालय के रूपांतरण में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। और इसके बाद देखिए, अतः सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर लक्ष्य की ओर बढ़ें और अपने साथियों का दृष्टिकोण भी सकारात्मक रखें। फिर है स्वयं का विकास। विद्यालय के संदर्भ में स्वयं को जानना और समझना और स्वयं को समझते हुए स्वयं का विकास करना अति आवश्यक है। एक सफल विद्यालय नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं को दूसरों के संदर्भ में जानना भी उतना ही जरूरी है। चलिए सर्वप्रथम स्वयं है क्या, यही समझते हैं। अर्थात हम कौन हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा शारीरिक और व्यक्तिगत रूप, विद्यालय व समाज में हम कैसे और हमारा विद्यालय में तथा समाज के प्रति व्यवहार कैसा है, हमें हम बनाता है। हमारे स्वयं के विकास के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा, तभी हम स्वयं का विकास कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के विकास की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि सफल विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए स्वयं को सुधारने की आवश्यकता क्यों है। स्वयं का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। इस प्रक्रिया के अनेक पहलू हैं। जैसे प्रश्न उठता है, एक सफल विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए स्वयं को सुधारने की आवश्यकता क्यों है। स्वयं का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। इस प्रक्रिया के अनेक पहलू हैं जैसे कि अपने व्यवहार, सोच, ज्ञान और कौशल में बदलाव लाना, एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना, स्वयं को जीवन के विभिन्न अनुभवों में रखना, स्वयं अध्ययन द्वारा व्यावसायिक विकास करना, अपने साथियों से सीखना तथा सहयोग करना और सेवारत कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना। ये वे तरीके हैं जिससे आप स्वयं का विकास कर सकते हैं।
विद्यालय विभिन्न विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक, समुदाय के सदस्य, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, शिक्षा विभाग भागीदार होते हैं एवं विद्यालय के विकास और रूपांतरण के लिए आपस में स्वस्थ संबंध होना आवश्यक है। इन सब के बीच यह जानना जरूरी है कि विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार आप ही हैं, जो कि विद्यालय का नेतृत्व करता है। इसलिए आपका स्वयं का विकास सीधे तौर से विद्यालय के विकास से संबंधित है। इसलिए इस पर गौर कीजिए कि दूसरों से अपेक्षा रखने से पहले आपकी स्वयं से क्या अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उन्हें पूर्ण करें। दूसरों से कोई अपेक्षा रखने से पहले खुद ये समझना अनिवार्य है कि मैं सर्वप्रथम स्वयं का सम्मान करूं एवं स्वयं को व्यवस्थित करूं। एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए, दूसरों के सामने एक आदर्श बनने के लिए मुझे स्वयं में योग्यताओं, उचित दृष्टिकोण और वांछित दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इसके द्वारा ही मैं एक मार्गदर्शक एवं नेतृत्वकर्ता के रूप में विश्वास विकसित कर सकता हूँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये देखा गया है कि बच्चे विद्यालय जाने से कतराते हैं। बहुत से बच्चे विद्यालय की पहली घंटी सुनने के बजाय आखिरी घंटी सुनकर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे विद्यालय में ऐसी क्या कमी है जिस कारण बच्चे विद्यालय आने में खुश नहीं होते? क्या पाठ्यक्रम उनके संदर्भ में संबंधित नहीं है या उनकी आवश्यकताओं और रुचि के अनुरूप नहीं है? शायद शिक्षक मुख्यतः रटने और रटाने की तकनीक पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो कि बच्चों के लिए कठिन है और पाठ्यक्रम को ज़्यादा जटिल बनाता है। आखिर शिक्षा और विद्यालय का उद्देश्य क्या है? क्या हमें शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य प्राप्त हो गया है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल साक्षर बनाना नहीं है, बल्कि जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी को रटने की प्रणाली से मुक्त करवाना है, ताकि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके। विद्यालय सीखने का केंद्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे एकत्रित होकर एक दूसरे से सीखते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए जो स्थान होना चाहिए, जहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और मौज मस्ती कर सकें, वो एक ऐसी जगह ना हो जहाँ निश्चित तरीके से सोचने और व्यवहार करने को कहा जाए। विद्यालय का माहौल आनंददायक हो, जहाँ बच्चों को उनके विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। अब तक आप समझ गए होंगे कि अधिगम के लिए भयमुक्त वातावरण होना चाहिए तथा विद्यालय द्वारा छात्रों की सर्वश्रेष्ठ क्षमता का विकास करना चाहिए, ताकि उनमें तार्किक तथा जिज्ञास प्रवृत्ति विकसित हो या योग्य नागरिक बनकर समाज के अर्थपूर्ण योगदान देने में सक्षम हो। शिक्षण की बात करें तो शिक्षण तभी प्रभावित होगा जब हम बाल केंद्रीय शिक्षण के संबंध में हम अपनी समझ को अधिक स्पष्ट रूप से विकसित कर पाएंगे। शिक्षण तभी प्रभावपूर्ण हो सकता है जब वो छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो तथा अधिक रुचिकर हो। इसमें परस्पर संवाद, दृश्य श्रव्य सामग्री, रोल प्ले तथा समूह शिक्षण आदि का समावेश हो। इसके अलावा एक सफल अधिगम क्षमता के रूप में विद्यालय के विकास के लिए शिक्षक का व्यावसायिक विकास भी आवश्यक है। शिक्षक विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हों। विद्यालय प्रमुख होने के नाते आप जानते हो कि आपके शिक्षकों को मुख्यतः किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। आप अड़ोस पड़ोस में आसपास उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करवाने में दल का निर्माण एवं नेतृत्व, दल का गठन एवं नेतृत्व एक नेतृत्वकर्ता का मुख्य कौशल है। विद्यालय में दल के गठन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक अधिगम को बढ़ावा देना है, जो विद्यालय रूपांतरण के लिए सहायक होता है। प्रभावशाली रूप से दल का गठन, अधिगम एवं विकास कभी कभी असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन उसके स्थायी सकारात्मक परिणाम होते हैं। दल के नेतृत्व से तात्पर्य है कि दल के सदस्यों को उनके सुविधाजनक क्षेत्र से बाहर निकालकर उन्हें स्वयं की एवं विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नए दृष्टिकोण से जागरूक करवाना। इससे दल के सदस्यों का सामूहिक विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न नए तरीके खोजने में मदद मिलती है। दल का गठन एवं नेतृत्व द्वारा आप ये पाएंगे कि दल द्वारा अधिगम प्रत्येक सदस्य के लिए उपयोगी होता है। अब इसके बाद देखिए, एक दल कई पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने पाया होगा कि अनेक लेखों द्वारा
अलग अलग दल की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है। और फिर लिखा है, अपने दैनिक व्यवसाय के निजी जीवन में भी कार्यों को पूरा करने के लिए दल के रूप में कार्य करते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, वह हर सामूहिक कार्य के अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्यालय में होने वाला अधिगम इस तरह के परिणामों का एक सटीक उदाहरण है। फिर इसके बाद देखिए, नेतृत्व का माध्यम ही अन्य व्यक्तियों की ऊर्जा होता है। डिकी रिचर्ड्स ने ऐसा बताया है। किसी भी विद्यालय के स्टाफ को हम पहले से गठित एक दल के रूप में देख सकते हैं, जो कि विद्यालय से संबंधित सभी मुद्दों पर कार्य करता है। स्टाफ मीटिंग या बैठक विद्यालय संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, नियमित कार्य है। आमतौर पर मासिक या 2 माह में 2 बार हो सकती है। मासिक या पाक्षिक कर सकते हैं। विद्यालय प्रमुख के रूप में स्टाफ मीटिंग के द्वारा दल का नेतृत्व कर सकते हैं। फिर है नवाचारों का नेतृत्व। नवाचार से जुड़े विभिन्न शब्दों के बीच के अंतर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किए जाते हैं। शब्द हैं सुधार। इनके बीच के अंतर को जानने के लिए और अधिक से समझना होगा। नवाचार पारंपरिक व्यवस्थाओं और पद्धतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि पारंपरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप द्वारा व्यवस्था स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। ये प्रभावकारी होने के साथ किफ़ायती भी होता है और सभी का प्रयास होता है कम लागत में अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त करवाना। इसका अर्थ है बदलाव नवाचार ही हो या आवश्यक नहीं, किंतु सभी नवाचार में बदलाव अवश्य शामिल है। फिर रचनात्मकता और आविष्कार, जिनका प्रयोग नवाचार के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी गीत की अच्छी धुन सुनने के लिए जरूरी नहीं कि किसी समस्या का समाधान हो, लेकिन हजारों लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम होती है। उसी प्रकार कवि अपनी कविताओं के जरिए सामाजिक व्यवस्थाओं पर असर डाल सकता है। ये रचनात्मकता और सृजनात्मकता है, न कि नवाचार। ठीक इसी प्रकार आविष्कारों से के आशय से सिद्धांतों और धारणाओं के उपयोग का जो तकनीक, विज्ञान और अर्थव्यवस्था के द्वारा गुणात्मक परिवर्तन लाते हुए जीवन को प्रभावित करते हैं। तकनीक का प्रयोग विविध और सामान्य है, किंतु नवाचार नहीं है। फिर इसके बाद देखिए, विद्यालय प्रमुख नवाचार को प्रोत्साहित करने में निर्णायक होती है भूमिका प्रमुख की। उसमें क्षमता होती है कि वो अधिगम संस्था में परिवर्तन कर दें। फिर साझेदारियों का नेतृत्व। परिवार को शिक्षा प्रदान करने की पहली इकाई माना गया है परिवार को। इसके बाद आते हैं विद्यालय, समुदाय और समाज। बच्चों के अनुकूल विद्यालय बच्चों द्वारा घर या समाज से प्राप्त ज्ञान, मूल्यों और परंपराओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके साथ ही विद्यालय में अर्जित किए गए ज्ञान और कौशलों को घर व समुदाय के साथ साझा करते हैं। स्वच्छता का महत्व, रोगों से रोकथाम, पर्यावरण स्थिरता आदि उदाहरणों से बच्चों को ओतप्रोत करके विद्यालय समाज में अपनी पहुंच के दायरे को बढ़ाता हुआ अभिभावकों के विकास में योगदान देता है। आपसी संवाद स्थापित करने से अभिभावकों में विद्यालय के अपनत्व की भावना विकसित होती है और वे विद्यालय को समुदाय से बाहर नहीं समझते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय को अभिभावक, समुदाय, प्रशासक, शैक्षिक योजनाकार, स्थानीय अधिकारी, व्यवस्था के अधिकारी आदि से अन्य स्टेक होल्डर्स के सहयोग की आवश्यकता होती है। परंतु नेतृत्वकर्ता के रूप में आवश्यक दायित्वों का निर्वहन करने में विद्यालय विकास की यात्रा इस प्रमुख संसाधन की अनदेखी कर देते हैं। वास्तव में बच्चों के अधिगम विकास में विद्यालय सुधार में हर कदम पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। माता पिता को घर पर या विद्यालय में बच्चों के अधिगम में संलग्न करके उनको सामुदायिक संसाधनों से जोड़कर विद्यालय के जिम्मेदार होने के साथ ही प्रोत्साहित करने से छात्रों के परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही आप इस बात से भी सहमत होंगे कि इस तरह के संबंध स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए विद्यालय बच्चों और माता पिता के बीच लंबे समय तक संपर्क संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। समुदाय की सहभागिता शिक्षा को सभी वर्ग, विशेषकर कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं, समस्याओं, आकांक्षाओं और हितों के अनुकूल बनाने के लिए भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सहभागिता शिक्षा के प्रजातंत्रीकरण जैसे कि समान अवसर प्राप्त करने की पहली शर्त है।
इस संदर्भ में परिवारों और समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। आपको विद्यालय प्रमुख के रूप में अभिभावकों, समुदाय व अन्य भागीदारों से साझेदारी बनाने में चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए विद्यालय को एक सफल अधिगम संस्था के रूप में स्थापित करना होगा। विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व। विद्यालय में आपको अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। कभी तो प्रशासक की तरह संगठन के दायित्वों को देखना पड़ता है, कभी किसी कंपनी के CEO की तरह आपको विद्यालय के विभिन्न विभागों का प्रबंधन कार्य देखना होता है। कार्यों की इस चहल पहल में आप जो खो देते हो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सूचना और कल्पना करना कि जिन कार्यों को आप समय दे रहे हैं क्या अभी आपके विद्यालय को सुधार और रूपांतरण की दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। एक प्रशासक, प्रबंधक अथवा नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करने में अंतर है। चित्र को देखिए, निर्णय करें कि आप विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को कहाँ तक पाते हैं। जैसे जैसे काम का बोझ क्षेत्र बड़ा होता जाता है वैसे आपके काम करने की प्रवृत्ति बदलती है। काम को करते समय जब आप केवल नियमों और विनियमों के भीतर कार्य करते हैं तो आप प्रशासनिक प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस भूमिका में आपके काम का दायरा संख्या में होता है। यह अत्यधिक नौकरशाही संरचना में देखा जा सकता है, जिसे व्यक्ति अपनी सहज स्थिति में न एक उच्च पदस्थ द्वारा तय की गई सीमाओं का सहारा लेना अच्छा समझता है। अधिकतर मामलों में आप निर्देशों के लिए इंतजार करते हैं और अपने निर्णय लेने के कौशल पर निर्भर नहीं होते, परंतु जब आप अपने विवेक द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और विभागों की निगरानी कर अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में प्रयास करते हैं तो आप विस्तारित सीमाओं के साथ विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व करते हैं, जो कि सामान्य प्रशासक के रूप में कार्य से कहीं बेहतर है। एक नेतृत्वकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वो मात्र प्रशासन एवं प्रबंधन से ऊपर उठकर बदलाव के वातावरण को बढ़ावा दे तथा प्रशासक नेतृत्वकर्ता का कार्य एक सामान्य प्रशासक के रूप में कार्य करने से ज़्यादा बेहतर होगा। एक प्रशासक नेतृत्वकर्ता के रूप में उसके निम्न दायित्व होंगे: विद्यालय अभिलेखों का अद्यतन करना व डेटा का प्रयोग करना, विद्यालय बजट का पूर्ण नियोजन, विद्यालय के सभी स्टाफ के कार्यों का अवलोकन, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, व्यवस्था तथा स्टेक होल्डर्स के साथ कार्य करना, विद्यालय को अधिगम संस्था के रूप में बनाए रखना। इस प्रकार नियमावली के तहत एक प्रशासक के रूप में आपके कितने दायित्व हैं? सभी दायित्वों के निर्वहन में नवाचार, सहयोग, प्रबंधन, सकारात्मक आदि का दृष्टिकोण अपनाना आपको एक कुशल प्रशासक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण था। विद्यालय नेतृत्व के संबंध में बहुत ही अच्छी जानकारी है। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आपको उपयोगी लगे लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई जानकारी इसी प्रकार चाहते हैं कि आपको तुरंत मिले तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।